भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 को मध्य प्रदेश के भोपाल पर शुरू हुआ था। भारतीय मजदूर संघ को भारत के एक महान व्यक्ति राष्ट्र ऋषि श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने शुरू किए थे। बहुत ही कम कार्यकर्ताओं के साथ, लगभग 18-20 लोगों के साथ बैठ के भोपाल के एक धर्मशाला में बैठ के ये संगठन को शुरू किए थे। और संगठन को शुरू करते समय ही संगठन का कुछ विशेषता सबके ध्यान में आ गया। संगठन का एक विशेषता है कि सामूहिक निर्णय। तो मजदूर संघ बनाने के लिए जब ठेंगड़ी जी नागपुर छोड़ के भोपाल के लिए रवाना हुए, तब कुछ बंधुओं के साथ सोचे थे कि एक राष्ट्रीय स्तर का मजदूर संगठन शुरू किया जाएगा और इसका नाम भारतीय श्रमिक संघ ऐसा रहेगा। ऐसा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सोचे थे और ऐसा सोच के वो भोपाल आए। भोपाल में बैठक शुरू हुआ और विषय रखे सबके सामने कि हम एक राष्ट्रीय स्तर का मजदूर संगठन शुरू करेंगे। तो ये मजदूर संगठन का नाम क्या रखने से ठीक होगा? तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे विषय था, सुझाव दिए। तो उस समय जो नागपुर से उनके साथ आए थे, एक दो कार्यकर्ता ठेंगड़ी जी को जानते थे, उनका विचार समझते थे, इसलिए वो सोचे शायद जो नाम सोचा गया था उसको ही रखा जाए। तो बोले भारतीय श्रमिक संघ रखने से कैसा रहेगा? उस समय हमारे पंजाब से एक कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने बताया कि भाई हम ये श्रमिक शब्द का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए मजदूर शब्द ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उस समय ठेंगड़ी जी ने बोले कि भाई हमारे इस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ है कन्हैयालाल बनर्जी, तो वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर आज का हमारा संगठन का नाम रहेगा। तो कन्हैया सोचने के बाद बोले कि भाई हम पूर्वांचल भारत में, खास करके बंगाल, उड़ीसा, आसाम वगैरह में श्रमिक शब्द खूब बोलते हैं और श्रमिक शब्द ही हमारे जहन में उतरता है, मजदूर शब्द यहाँ चलता नहीं। लेकिन पूरे देश भर का संगठन बनाने के लिए हमको भारतीय मजदूर संघ नाम ही ज़्यादा ठीक रहेगा ऐसा रखने से। तो लोग सोचे थे कि कन्हैया बोल रहे हैं इसीलिए शायद वो भारतीय श्रमिक संघ रखेंगे, लेकिन आखिरी में भारतीय मजदूर संघ हो गया। यानी भारतीय मजदूर संघ का जो विचार है कि हम सामूहिक निर्णय लेते हैं। ठेंगड़ी जी जैसे व्यक्ति सोच के आए थे भारतीय श्रमिक संघ बनाने के लिए, लेकिन हुआ भारतीय मजदूर संघ। ये सारे लोग जो सोच रहे हैं उसी के हिसाब से काम करना, यही सामूहिक चिंतन है, सामूहिक निर्णय है। और इस सामूहिक चिंतन और सामूहिक निर्णय के आधार पर भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 को शुरू हुआ और आज ये बढ़ते ही जा रहा है और देश के क्या दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया है। ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जितने सारे देश है और वहाँ जो जो श्रमिक संगठन चलता है, वो सारे श्रमिक संगठन को अगर देखा जाए तो भारतीय मजदूर संघ अभी दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। अगर कोई हमसे बड़ा ऐसा माना जाएगा तो ये सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है दुनिया में जो हमसे बड़ा है। उसका भी एक कारण है, वो ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये चाइना का है। और चाइना में ये चाइना एक कम्युनिस्ट देश होने के कारण वहाँ दूसरा कोई श्रमिक संगठन नहीं है, एक अकेला श्रमिक संगठन है, ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। कुछ दिन पहले मुझे चाइना जाने का मौका मिला था। हम वहाँ बातचीत करते करते एक फैक्ट्री में, तो हम पूछे भाई कितने लोग यहाँ मेंबर है, तो बोले सब यहाँ मेंबर है। वहाँ ट्रेड यूनियन कैसे चलता है उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। यहाँ सब लोग हमारे मेंबर है। मैं बोला यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो एक व्यक्ति को दिखाए। मैं बोला आप इस इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बोले मैं यहाँ जनरल मैनेजर हूँ। और एक व्यक्ति को बोले कि ये हमारे जनरल सेक्रेटरी है। मैं उनसे पूछा कि भाई आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बताया मैं यहाँ स्वीपिंग वगैरह करता हूँ, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में झाड़ूदार हूँ।
तो जनरल मैनेजर से लेकर झाड़ूदार तक सब वहाँ मेंबर रहते हैं, जो अपने देश में या बाकी डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं है। ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस पूरे चाइना के लिए एक ही प्रातिनिधिक संगठन है और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का विंग है। विंग के इस नाते चाइना में जितने सारे लोग काम करते हैं सारे वेतनभोगी वहाँ सदस्य रहते हैं। वही एकमेव संगठन है जो हमसे बड़ा है। बाकी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में भारतीय मजदूर संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया है। और ये संगठन 23 जुलाई 1955 को जब शुरू हुआ उसके तीसरे दिन यानी 25 तारीख को ठेंगड़ी जी नागपुर लौट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो पत्रकार सम्मेलन बुलाए थे वहाँ लोगों के सामने विचार रखे कि भाई हम एक राष्ट्रीय श्रमिक संगठन शुरू किए हैं, उसका नाम भारतीय मजदूर संघ है और ये 23 जुलाई 1955 को परसों ही हम भोपाल से शुरू किए हैं। तो एक पत्रकार ने खड़े होकर पूछे, भाई आपके मेंबरशिप कितने हैं? बोले कोई नहीं है, अभी कोई कर्मचारी हमारा मेंबर नहीं है। आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी तय नहीं हुआ है। आपका प्रेसिडेंट कौन है? अभी तय नहीं हुआ है। आपका विधान क्या है? नहीं, अभी हम बनाए नहीं। तो वो तुरंत बोले, भाई ठेंगड़ी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हो और एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक संगठन शुरू किए हो और बता रहे हो कि हमारा परसों ये संगठन शुरू हुआ है, वहाँ ना कोई मेंबर है, ना कोई उसका ऑफिस है, ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई विधान है, ना कोई पदाधिकारी है, कुछ नहीं है और आप एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन शुरू किए हो बोल रहे हो। तो या तो ठेंगड़ी जी आप पागल हो या हम पागल है जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। तब ठेंगड़ी जी बोले थे, ठीक है, वेट एंड सी, क्या क्या होता है आगे आप प्रतीक्षा करिए और देखिए। तो उस दिन के बाद 1978 में जब मुरारजी भाई देसाई का सरकार देश में चल रहा था, जनता पार्टी का सरकार, उस सरकार में रविंद्र वर्मा लेबर मिनिस्टर थे। तो वो जब लेबर मिनिस्टर थे, हर ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन साल में एक बार जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये अपना एनुअल रिटर्न जिसको कहा जाता है उसको भर के देते हैं। उसमें पूरे साल के शुरू में कितना मेंबर थे और साल के अंदर कितने जुड़े, कितने छोड़े और आखिरी में कितना मेंबरशिप बचा, यानी पूरा मेंबरशिप का एक ब्यौरा देना पड़ता है ये एनुअल रिटर्न में। उस एनुअल रिटर्न का वो जो ब्यौरा के हिसाब से देश भर से जो एनुअल रिटर्न अलग अलग ट्रेड यूनियंस का संग्रह किया गया था, उसके हिसाब से पता चला कि भारतीय मजदूर संघ उस समय दूसरे नंबर का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया था। यानी 1955 में शुरू हुआ और 1978 आते आते बहुत ही कम समय में 23 साल के अंदर ही भारतीय मजदूर संघ देश का दूसरे सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया था। तो उसके कुछ ही दिन बाद वो जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और जिन्होंने बोले थे ठेंगड़ी जी या तो आप पागल हो या हम पागल हैं, वो पत्रकार ठेंगड़ी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। तो मान्यवर भगत जी उस समय दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ का रेसिडेंट सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने पूछे, भाई किससे मिलना चाहते हो? बोले मैं ठेंगड़ी जी से मिलना चाहता हूँ। तो बोले ठेंगड़ी जी तो है नहीं, 2-4 दिन बाद शायद लौटेंगे, अभी कहीं प्रवास पर है। तो आप क्यों आए थे मुझे बताइए, मैं ठेंगड़ी जी को बता दूंगा। तो वो पत्रकार बंधु, और ये 23 साल तक ये बात किसी को भी पता नहीं था। 23 साल बाद वो पत्रकार बंधु जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोले थे, ठेंगड़ी जी या तो आप पागल हो या हम पागल है जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ठेंगड़ी जी उस दिन बोले थे, मैं जब ये वाक्य बोला या तो आप पागल हो या हम पागल है, तो उस समय ठेंगड़ी जी बोले थे वेट एंड सी, क्या क्या होता है प्रतीक्षा करो और देखो। और आज मैं देखा, कल पेपर में पढ़ा कि भारतीय मजदूर संघ हिंदुस्तान का दूसरे सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया है। तो मैं ठेंगड़ी जी को बधाई देने के लिए आया था कि 1-0 से शुरू होकर संगठन आज देश का दूसरा सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया और थोड़े दिन बाद ये शायद देश का सबसे बड़ा संगठन भी बन सकता है। और आज भारतीय मजदूर संघ 1996 के अपना जो मेंबरशिप जांच के हिसाब से देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन, सिर्फ देश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के डेमोक्रेटिक सेटअप में जितने देश है उन सारे देशों में भारतीय मजदूर संघ
सबसे बड़ा श्रमिक संगठन आज बन गया है। यानी ये सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, सामूहिक चिंतन का ही परिणाम था कि भारतीय मजदूर संघ शून्य से सृष्टि होकर आज दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया है। और दूसरा एक सिद्धांत उस दिन हम तय किए थे, भारतीय मजदूर संघ ने तय किया था कि भाई भारतीय मजदूर संघ ये श्रमिकों के द्वारा चलाया जाने वाला, श्रमिकों के लिए चलाया जाने वाला श्रमिकों का संगठन होगा। इसमें कोई बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एक गैर राजनीतिक एक मजदूर संगठन, एक मजदूर आंदोलन इस नाते खड़ा होगा। तो ये बैठक में तय हुआ। और शाम जब आया, बैठक डिसमेंटल हुआ, उस समय कुछ कार्यकर्ताओं ने बोले भाई ये ठेंगड़ी जी, आज एक पब्लिक मीटिंग करके हम अगर भोपाल में बताते कि भारतीय मजदूर संघ नाम का एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक संगठन शुरू हुआ है तो कैसा रहेगा। ठेंगड़ी जी ने बोले कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी आता नहीं, फिर भी आप लोग बोलते हो तो एक मीटिंग कर सकते हैं। तो उस बैठक में एक युवा कार्यकर्ता थे, बाद में वो उत्तराखंड सरकार में, नित्यानंद स्वामी के सरकार में एक मंत्री भी बने, उनका नाम गंगा भक्त सिंह। वो उस बैठक में एक मजदूर कार्यकर्ता इस नाते वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया कि भाई आज देश का एक प्रमुख वक्ता यहाँ भोपाल में उपस्थित है, अगर वो आ जाएंगे हमारे मीटिंग में भाषण करने के लिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो लोगों ने पूछे कौन है भाई, तो बोले आज अटल जी यहाँ भोपाल में है। तो ठेंगड़ी जी को थोड़ा अटपटा लगा लेकिन कुछ बोले नहीं। तो बाकी लोगों ने खुश हो गए, बोले ठीक है अटल जी को बुलाया जाए हमारी मीटिंग में। तो गंगा भक्त सिंह और उस समय बाद में जो भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौड़, उस समय भोपाल में जेल में एक कर्मचारी इस नाते काम करते थे, वो भी वहाँ उपस्थित प्रबंधक इस नाते थे। तो ये सारे लोग उस समय अटल जी से मिलने के लिए गए और जाके वहाँ पहुँचे, रिक्वेस्ट किए कि भाई आज हम एक शाम को एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और आप आएंगे और वहाँ भाषण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और बहुत सारे लोग सुनेंगे और भारतीय मजदूर संघ का एक अच्छा शुरुआत हो जाएगा। तो अटल जी ने बोले आप लोगों ने आज बैठक में तय किए, ऐसा मुझे भी कुछ खबर मिला है कि आप गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन शुरू कर रहे किए हैं। और ये गैर राजनीतिक संगठन में आप सब लोगों को पता है मैं एक राजनीतिक नेता हूँ, भारतीय जनसंघ का नेता हूँ, मैं कैसे आके आपका भाषण करूँगा, ये उचित नहीं होगा। आप गैर राजनीतिक संगठन है, आप लोगों में से ही कोई जाके भाषण करो और ये शुरुआत करो, आज अच्छा रहेगा। मेरा शुभाशीर्वाद है, शुभेच्छा आप लोगों के साथ है। और लोग मुंह लटका के पहुंचे आके ठेंगड़ी जी के पास। ठेंगड़ी जी ने पूछे क्या हुआ, ठेंगड़ी जी को पता था ऐसा ही होगा करके, और पूछे क्या हुआ, नहीं अटल जी मना कर दिए, बोले गैर राजनीतिक संगठन आप कर रहे हो और ये गैर राजनीतिक संगठन का पहले दिन का पहला मीटिंग, पब्लिक मीटिंग एक राजनीतिक नेता देगा भाषण, ये अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग ही जाके भाषण करो, मेरा शुभेच्छा है। तो यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत के दिन से ही भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन इस नाते खड़ा हो गया और वो आज तक चलते रहा। बहुत सारे लोग शुरू में बोलते थे कि भाई ये जनसंघ का विंग है, बाद में बोले ये भारतीय जनता पार्टी का विंग है, लेकिन ये बाद में सरकार जब आए, सरकार गए, सरकार आता है, सरकार जाता है, और लोग जब देखे कि सरकार के साथ भारतीय मजदूर संघ का रवैया क्या है, उनका कैसा कैसा चलता है, चाहे सरकार जिस किसी का भी हो, सरकार के बारे में भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑल द गवर्नमेंट्स आर आवर गवर्नमेंट। ये भारतीय मजदूर संघ का विचार है, यानी जनतांत्रिक पद्धति में चुना हुआ हर सरकार हमारा सरकार है, ऐसा शुरू से ही माना गया है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार से लेकर इंदिरा गांधी, जो हमको सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार किया, जो हमको सबसे ज्यादा उत्पीड़ित किया है, इंदिरा गांधी, वो सरकार भी हमारा ही था। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मुरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, नरसिम्हा राव, सब सरकार हमारा ही सरकार है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सभी सरकारें हमारे हैं। ये विचार सरकारों के बारे में भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट विचार है।
और सरकार के बारे में हमारा करना क्या है। सरकार अगर अच्छा काम करता है, सरकार अगर मजदूरों के साथ खड़ा है, तो मजदूर सरकार का समर्थन करते हैं। मजदूर अगर सरकार का समर्थन सरकार अगर मजदूरों का समर्थन करता है, मजदूरों का भला करता है, मजदूर सरकार का समर्थन करेंगे। अगर सरकार मजदूरों का विरोध करेगा तो मजदूर सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। इसको अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, जैसा ठंगड़ी जी ने बताया कि भाई इस रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, इस व्यवस्था के आधार पर ही भारतीय मजदूर संघ चलेगा। यानी आप हमारा विरोध करेंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे, अगर आप हमारा यानी मजदूरों का भला करोगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। ये सभी सरकारों के लिए भारतीय मजदूर संघ का क्लियर कट मत है और इसी मत के आधार पर आज तक चल रहा है। आज के सरकार भी, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार, ये भारतीय मजदूर संघ का ही सरकार है, हम बोले ये गलत है। और इस सरकार के खिलाफ अगर पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा लड़ाई कोई लड़ा है तो भारतीय मजदूर संघ ने ही लड़ा है। और हम किसी भी सरकार को बख्शते नहीं अगर वो मजदूर विरोधी है। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में जब सारे मजदूर इधर उधर है, कोई रास्ते में निकल नहीं पाते हैं, इस समय 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के सरकारों ने लेबर लॉ को कम्प्लीटली, गुजरात 4 साल के लिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश 3 साल के लिए सस्पेंड किए हैं। और इसके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज अगर कोई बुलंद करता है तो भारतीय मजदूर संघ करता है। और अलग अलग 11 प्रदेशों में ये जो वर्किंग आवर 8 घंटे से 12 घंटे किए हैं, इसके खिलाफ भी भारतीय मजदूर संघ ही लड़ता है। यानी सरकार में कौन बैठे हैं, किस पार्टी का सरकार है, हम सोचते नहीं। अगर सरकार मजदूर विरोधी है तो मजदूर सरकार के खिलाफ खड़ा रहता है। और हम बार बार भारतीय मजदूर संघ ये कहा है कि भाई ये मजदूर, सरकार, देश, ये सब एक दूसरे के पूरक है। मजदूर, इंडस्ट्री और सरकार ये एक दूसरे के पूरक है, कोई किसी का विरोधी नहीं है, कोई किसके खिलाफ नहीं है। लेकिन सब आपस में मिलजुल कर अगर काम करते हैं तो देश का तरक्की होता है। अगर मजदूरों का शोषण होगा, मजदूर गिर जाएगा, मजदूर खड़ा नहीं हो पाएगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर देश खड़ा है, मजदूर गिर नहीं सकता है, और मजदूर खड़ा है तो देश को गिरने नहीं देगा। इस प्रकार एक विचार, उदात्त विचार को लेकर भारतीय मजदूर संघ चलता है। और इस विचार के चलते आज हम दुनिया में सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गए हैं। आज पूरे देश के सभी प्रदेशों में, सभी यूनियन टेरिटोरीज में भारतीय मजदूर संघ का काम चल रहा है। आज अगर किसी पूरे देश में अगर किसी एक संगठन का सबसे ज्यादा जिलों तक काम है तो हमारा काम लगभग 550 जिलों तक, आजकल लगभग 700 से कुछ ज्यादा जिला है, 550 जिले तक हमारा समितियां हैं। और हम कोई भी कॉल देते हैं तो 550 जिलों तक अपना कार्यकर्ता खड़े होते हैं। और बाकी जो 150-200 जिला है वहाँ अपने जो ऑल इंडिया फेडरेशन से, स्टेट फेडरेशन से उनके मेंबरशिप है, जिला समिति बना नहीं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता है, हमारे कार्य है। यानी देश के हर जिले में आज भारतीय मजदूर संघ विद्यमान है। 39 हमारा फेडरेशन चल रहा है, भारतीय मजदूर संघ का 39 इंडस्ट्रियल फेडरेशन चल रहा है। सभी प्रदेश, सभी यूनियन टेरिटोरीज में काम चल रहा है। ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां आज भारतीय मजदूर संघ का प्रवेश नहीं है। और कई इंडस्ट्रीज में हम 1 नंबर के स्थिति पर भी है। पब्लिक सेक्टर में हमारा काम अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमारा काम है। असंगठित क्षेत्र में आज देश में अगर सबसे ज्यादा काम किसी संगठन ने खड़ा किया है तो भारतीय मजदूर संघ ने खड़ा किया है। और लगभग आज हमारे 10 असंगठित क्षेत्र का बड़े बड़े फेडरेशन चल रहा है। ये सारे फेडरेशन असंगठित क्षेत्र का काम है, काम में भारतीय मजदूर संघ लगा है। लेकिन शुरू के दिन में क्या था, भारतीय मजदूर संघ शुरू कैसे हुआ, 1955 में शुरू हुआ। लेकिन भारतीय मजदूर संघ पहले नाम के वास्ते, नाम से शुरू हुआ। जैसे पहले पत्रकार सम्मेलन में कहा गया कि हमारा कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन आज देश के सबसे ज्यादा मेंबरशिप हमारा है।
और 23 जुलाई 1955 से लेकर 1967 तक 12 साल तक हमारा ना कोई ऑफिस था, ना कोई केंद्रीय पदाधिकारी थे, ना कोई विधान था, ना कोई बाकी सारे व्यवस्था था, कोष था, कुछ नहीं था। मान्यवर ठेंगड़ी जी देश भर में घूम घूम के छोटे छोटे संगठन बनाते थे और अलग अलग स्थान पर इंडिपेंडेंटली या हमारे विचार के लोग जो छोटे छोटे यूनियन वगैरह चलाते थे उनको इकट्ठा करते गए। और ये 12 साल बाद यानी शून्य से शुरू होकर 12 साल बाद दिल्ली में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 1967 में भारतीय मजदूर संघ का हुआ और वहाँ पहला चुने हुए अपने अपने पदाधिकारी बने, अपना समिति का रचना हुआ, विधान को वहाँ ग्रहण किया गया और बाकी बहुत सारे स्लोगान्स भी हम लिए। इस प्रकार से हम पूरे देश में शुरू किए थे। यानी पहले नाम दे दिए भारतीय मजदूर संघ, कुछ काम नहीं था, कुछ कार्यकर्ता देश भर में घूमना चालू किए और उसको अलग अलग स्थान पर छोटे छोटे यूनियन बनाते गए। बनाते जाने के बाद 12 साल बाद पहले ढांचा खड़ा किए, यानी पहले काम उसके बाद ढांचा। लेकिन बाकी सारे संगठनों का क्या है, पहले ढांचा यानी पहले पूरा संगठन, नाम, विधान, नेता, पदाधिकारी सब चयन करने के बाद वो काम शुरू करते हैं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ उल्टा, हम पहले काम खड़ा किए, उसके बाद हमारा ये ढांचा खड़ा हुआ। यानी पहले काम और बाद में ढांचा, ये ढंग से भारतीय मजदूर संघ एकमात्र संगठन है जो ये शुरू किया है। यानी पहले ढांचा हुआ, उसके बाद ही काम, ये पहले काम हुआ, उसके बाद ढांचा तैयार हुआ और देश भर में हमारा काम बढ़ते गया। इस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ का जो विकास हुआ, जो विकास हुआ वो आज तक चलते रहा। लेकिन भारतीय मजदूर संघ को अगर हम अलग अलग ढंग से देखेंगे तो पहले 10-15 साल तक भारतीय मजदूर संघ को कोई नोटिस में ही नहीं लिए, उपेक्षा किया गया। लेकिन पहले 5 साल में ही इसको रिकॉग्निशन मिलना चालू हो गया। 1960 में जब देश में महंगाई भत्ता के ऊपर कमेटी बैठा और वो सारे सिफारिश किया, तो उस समय भारतीय मजदूर संघ पहला संगठन था कि ये महंगाई भत्ता का जो लिंकिंग फैक्टर है ये गलत है, इसे लोगों को कम महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बात पहले अनसुना किया गया, लेकिन हम साइंटिफिकली इसको जब एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किए तो लोगों ने सुनना चालू किए, लेकिन सरकार सुना नहीं। हम बार बार बोले कि भाई लिंकिंग फैक्टर गलत है, लेकिन हमको सुना नहीं गया। तो बाध्य होकर हम अगस्त 1963 में मुंबई बंद का कॉल दिए, बाकी सारे ट्रेड यूनियंस के साथ मिलके। वहाँ भी स्थिति क्या रहा, पहले तो हमें कोई मानते नहीं थे। उस समय के बड़े बड़े ट्रेड यूनियन लीडर AITUC के श्रीपाद अमृत डांगे, ये HMS के नाना साहेब गोरे वगैरह वहाँ थे, मुंबई के बड़े बड़े नेता थे। वो बोले ठेंगड़ी वहाँ रहेगा तो हम मंच पर नहीं उठेंगे। यानी इतना तिरस्कार, इतना हमारे लिए उपेक्षा भाव था और इतना घृणा भी था कि हमारे साथ वो डायास शेयर करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो एक रास्ता निकाला गया और ठेंगड़ी जी बोले ठीक है, मैं पहले मंच में जाऊंगा, आप सब लोगों को बुलाऊंगा मंच पर और सबका परिचय करवा के मैं नीचे उतर जाऊंगा, उसके बाद आप भाषण करेंगे। यानी यहाँ तक अपमान को सह्य करना पड़ा। और जिस दिन हमको उपेक्षा करते थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं था, उस दिन भी जब हम ये बम्बई बंद का कॉल दिए, उसके बाद लकड़वाला कमेटी का गठन हुआ और भारतीय मजदूर संघ को सबसे पहले मान्यता बाकी ट्रेड यूनियन भी और सरकार भी देने लगे कि भाई इन लोगों को ये ट्रेड यूनियन के बारे में समझ है और ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये पहला मान्यता हमको मिला। और लकड़वाला कमेटी बैठने के बाद ये जो महंगाई भत्ते में लिंकिंग फैक्टर जो था, ये लिंकिंग फैक्टर को सुधार करने के बाद देश भर में बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को यह महंगाई भत्ता ठीक ढंग से मिलने लगा। ये 1963 की बात रही। लेकिन उसके बाद 1969 में भारतीय मजदूर संघ ने उस समय के राष्ट्रपति मान्यवर BV गिरी को अपना पहला राष्ट्रीय मांग पत्र सौंपा और वहाँ
हम बोनस का मांग किए, और बोनस का मांग हम क्या किए थे, बोनस एज डेफर्ड वेज, यानी विलंब से दिया जाने वाला वेतन इस नाते बोनस दिया जाए, क्योंकि देश भर में किसी एक भी इंडस्ट्री में उस समय भी नहीं देते थे और आज भी नहीं दिया जाता है कि नीड बेस्ड मिनिमम वेज किसी एक भी इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता है। इसीलिए ये बोनस को एक डेफर्ड वेज इस नाते दिया जाए। उस समय के हमारे बंधु, वामपंथी बंधु, बाकी साम्यवादी, समाजवादी जितने सारे बंधु थे, वो क्या बोले कि भाई ये सरकारी कर्मचारियों को भी बोनस मिलने वाला है क्या? आप कहाँ का ट्रेड यूनियन पढ़ के आए हो, ये सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा? लेकिन हम 1969 में मांग किए और मांग लगातार हम करते गए, उसके लिए धरना प्रदर्शन बाकी सारे कार्यक्रम चलते रहा, हम अपने मांग से कभी पीछे हटे नहीं। और 1979 में जब चौधरी चरण सिंह जी का सरकार था, उस समय सरकारी कर्मचारियों को भी बोनस देने का घोषणा उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किए। यानी भारतीय मजदूर संघ ये दूसरा सबसे बड़ा विजय हासिल किया कि सारे वेतन भोगियों को वेतन मिले, ये बोनस मिले। ये जो डिमांड था वो डिमांड को माने और दुनिया हमारे तरफ देखने लगा। वह वास्तव में हम जो बोलते हैं साइंटिफिकली बोलते हैं। और ये 1969 में जो नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड हम बीबी गिरी को दिए थे, वहाँ ऐसे एक भी मजदूर नहीं था जिसके बारे में वहाँ वर्णन नहीं है, जिसके बारे में मांग नहीं है। यहाँ तक कि उस समय वेश्याओं के बारे में भी मांग किया गया था। ये भारतीय मजदूर संघ अकेला संगठन है जो वेश्याओं के लिए भी मांग किया था। वो राष्ट्रीय मांग पत्र जो नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड में बीबी गिरी के सामने रखा गया था। और उसको बहुत दिन बाद जब यहाँ देवेगौड़ा जी का सरकार और इंदर गुजराल का सरकार चला, जिस सरकार में इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे, उस समय सेक्स वर्कर नाम का ये निकाले और उसको बोले कि इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। यानी ये सारे विषय भारतीय मजदूर संघ जो बोला था, एक एक करके धीरे धीरे सब लोग मानने लगे। और हम गैर राजनीतिक संगठन की बात किए थे, सारे ट्रेड यूनियन, सारे मास ऑर्गेनाइजेशन ये गैर राजनीतिक रहना चाहिए। ये 1945 में मांग किए, 1955 में मांग किए जिस दिन शुरू हुआ, और उसके 45 साल बाद यानी 1990 में जब मॉस्को में सोवियत यूनियन टूटने के बाद मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 115 देश का 400 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लगभग 1250 प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहाँ ये पारित हुआ कि भाई सारे श्रमिक संगठन, सारे मजदूर संगठन, सारे ट्रेड यूनियन ये पार्टीशन पॉलिटिक्स से ऊपर रहना चाहिए, ये गैर राजनीतिक रहना चाहिए। यानी 1955 में जो लोग हमें हंसते थे वही लोग आखिरी में 45 साल बाद माने। यानी हम भारतीय मजदूर संघ कितना आगे देखते हैं, हमारा विचार क्या है, हम कैसे समाज को देखते हैं, ये सारे विषय भी उस समय हमारे सामने आया और हमने ये बात सारे सबके सामने रखे और ये काम हुआ। हम सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, जब आंदोलन होता है आंदोलन में भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे लिए सारे सरकार समान है, हमारे लिए मजदूर सर्वोपरि है और मजदूरों का हित का रक्षा जहाँ नहीं होता है वहाँ हम लड़ाई के लिए निकलते हैं। 1974 में देश भर का सबसे बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ। उससे पहले कभी इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ नहीं था और उसके बाद आज तक वैसा स्ट्राइक नहीं हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में उस समय आंदोलन हुआ और उस समय भारतीय रेलवे मजदूर संघ हमारा सबसे पहला फेडरेशन है। इसको भी जॉर्ज फर्नांडिस ने बुलावा भेजे कि ये आंदोलन में आप भी शामिल हो और भारतीय मजदूर संघ उसमें शामिल हुआ। जब भारतीय मजदूर संघ का ये फेडरेशन भारतीय रेलवे मजदूर संघ उसमें शामिल हुआ, उस समय ललित नारायण मिश्र देश में रेल मंत्री थे और उन्होंने भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नेताओं को बुला के इस आंदोलन से बाहर निकलने से मैं आपको मान्यता दे दूंगा, इस प्रकार ऑफर दिए और मान्यता का भी चिट्ठी लेके साथ में आए और हमारे कार्यकर्ताओं को दिखाए। उस कार्य चिट्ठी के आधार पर शायद उस दिन अगर हम आंदोलन में नहीं रहते तो हमको उसी दिन 1974 ही मान्यता मिल जाता, लेकिन आज तक मान्यता हमको मिला नहीं। बीच में एक बार चुनाव हुआ और हम गोरखपुर जोन और हुगली जोन में हम मान्यता प्राप्त हुए,
लेकिन बाद के चुनाव में हम फिर हार गए। लेकिन रेलवे में आज तक हमें मान्यता नहीं मिला जो 1974 से ही हमको मिलना था। हम सारे मजदूरों के साथ खड़े रहे, विश्वासघात नहीं किए, बैक स्टेबिंग नहीं किए, पश्चातघात हम नहीं किए, हम अपना लूज किए, हम क्षति हम पाए, हमारे लिए नुकसान हुआ, लेकिन हम मजदूरों के साथ विश्वासघात नहीं किए। और 1974 के रेलवे स्ट्राइक में हम रहे। सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय रेलवे मजदूर संघ का निकाला गया नौकरी से, जो बाद में इमरजेंसी और इमरजेंसी में उनको जेल में भी डाला गया था। बाद में 1977 में मोरारजी भाई देसाई का सरकार आने के बाद ये सारे लोगों को छोड़ा गया, लेकिन केस चलते रहा। बहुत सारे कार्यकर्ता तो 80-85 तक केस लड़ते लड़ते बाद में बरी होके फिर काम में आए। इस प्रकार संघर्ष से हम पीछे हटे नहीं। और 1975 में इमरजेंसी हुआ। 1975 में जब इमरजेंसी हुआ, उस समय जो अपने को सबसे बड़े लड़ाकू संगठन मानते थे, सारे लड़ाकू संगठन का लड़ाई कहाँ गया पता नहीं। बोनस उस समय इंदिरा गांधी ने जब सस्पेंड कर दिया, बोनस नहीं मिलेगा कर्मचारियों को, तो उस समय भारतीय मजदूर संघ अकेला संगठन जो लड़ा। उससे पहले दिल्ली में एक बैठक हुआ, उस बैठक में ये बोनस के बारे में चर्चा हुआ और ड्राफ्ट बनाया गया। हेगड़े जी खुद ड्राफ्ट बनाए, ड्राफ्ट रखा गया और सब संगठन का नाम लिख के वहाँ दस्तखत करने के लिए बोला गया। तो एक भी नेता दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले बड़े नेता नहीं करेंगे तो कोई उनका प्रतिनिधि तो करे, कोई नहीं किए। अकेला भारतीय मजदूर संघ के दस्तखत में गया। बाकी लोगों ने बोले हमारे संगठन का नाम लिखो। संगठन का नाम लिखने से क्या मान जाएगा क्या सरकार? दस्तखत होना चाहिए, नहीं तो ये ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूफ होगा। लेकिन किसी ने दस्तखत नहीं किया। अकेला भारतीय मजदूर संघ ने दस्तखत करके तो बोनस का मांग रखा। और ये जो बोनस को सस्पेंड किए थे गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, ये श्रमिक विरोधी है, ये बात करके फिर पूरे देश भर में जब ये आपातकालीन स्थिति था, उस स्थिति में जब 4 लोग इकट्ठा नहीं आ पाते थे, उस समय भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़े बोनस के लिए और 60,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उस समय एक बड़े कम्युनिस्ट नेता A.K. गोपालन ने बोले कि भाई हम लोग जो अपने को बहुत लड़ाकू मानते हैं, हमारे कार्यकर्ता गए कहाँ? कोई लड़े नहीं। और ये जो RSS वाले, BMS वाले, जिनको हम दकियानुस बोलते हैं, जिनको हम पुराने पंथी बोलते हैं, जिनको हम पीछे चलने वाले लोग मानते हैं, जो पुराने पंथी होते हैं, वो सबसे आगे दक्षिण पंथी बोला जाता है, वो सबसे आगे आके सरकार के खिलाफ बोनस के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े और सबसे ज्यादा जेल में गए। ये A.K. गोपालन बोलने के लिए बाध्य हो गए थे। यानी ऐसे भारतीय मजदूर संघ धीरे धीरे जो पहले उपेक्षा, कोई हमें ग्रहण नहीं किए, कोई हमारा वजूद नहीं था, कोई हमारा वजन नहीं था, कोई हमको तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं थे, उस स्थिति से आकर फिर 1975 के इमरजेंसी में, यानी तब तक हमारा 20 साल का एक कालखंड चला गया था। यानी उपेक्षा और थोड़ा बहुत कुछ फायदा, कुछ मान्यता, इसके साथ आगे बढ़े। और 1975 में इमरजेंसी आया, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई और ये संघर्ष का दौर शुरू हुआ। जो हमें उपेक्षा करते थे 1975 से लेकर एक लंबा समय तक 15-20 साल तक ये संघर्ष रहा देश भर में। हमें कोई पूरे हमको दबाने के लिए, हमें कुचलने के लिए, हमें समाप्त करने के लिए पूरा लड़ाई हमारे साथ संघर्ष हुआ। और जब मैं भारतीय मजदूर संघ में 1984 में प्रवेश किया, मैं उड़ीसा में भी देखा कितना वायोलेंट था ये। खास करके पूर्वांचल भारत में, उड़ीसा, बंगाल, बिहार वगैरह में ट्रेड यूनियन मूवमेंट कितना भयंकर था, कितना वायोलेंट था। मैं खुद देखा हूँ। अपने 2 कार्यकर्ता, एक का सर पे हथौड़ा मार के, वहाँ टेंसा में, टेंसा करके एक माइंस एरिया है, आयरन और माइंस एरिया है, ये राउरकेला स्टील प्लांट का कैप्टिव माइंस एरिया है। हथौड़ा मार के पत्थर पे उनका सर रखे, उसका हथौड़ा मार के उसका सर फोड़ के मार दिए। उसके बाद एक और कार्यकर्ता के ऊपर जीप चढ़ा के मार दिए। ये हत्याएं चलते रहा। इतना वायोलेंट मूव था, उसने इतना वायोलेंट हालत था। वहां से ला कर ले, वहां हमारे साथ ऐसे संघर्ष होता था, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता था। और ये इंदौर का जो अभ्यास वर्ग हुआ, इंदौर अभ्यास वर्ग में मैं गया था। ये पहले भारतीय मजदूर संघ में 1984 में इंदौर अभ्यास वर्ग हुआ।
वहाँ ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय मजदूर संघ का काम करते करते मारे गए, शहीद हो गए, ऐसे लोगों का सिर्फ नाम, यूनियन और स्थान इतना ही बताने के लिए माननीय ठेंगड़ी जी बोले। तो एक एक कार्यकर्ता खड़े होकर जितना नाम था वो सारे बताते गए, नाम, यूनियन और स्थान इतना ही बताए। तो 1 घंटा 20 मिनट चला ये कार्यक्रम, यानी सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ को खड़ा करने के लिए अपना आत्माहुति दिए हैं, अपने को शहीद कर लिए हैं, अपना सर्वस्व समाप्त कर दिए हैं, तब जाके भारतीय मजदूर संघ खड़ा हुआ है। किसी राजनीतिक नेता, किसी सरकार, किसी के दया पर ये भारतीय मजदूर संघ खड़ा नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं के बलिदान के आधार पर भारतीय मजदूर संघ खड़ा हुआ है और ये खड़ा ही रहेगा। सीना तान के आज देश में सबसे बड़ा श्रमिक संगठन इस नाते खड़ा है। और आज के इस स्थिति में भी जब दुनिया में सब बैठे हुए हैं, ये सारे सरकार गलत काम कर रहा है, ट्रेड यूनियन के लिए, श्रमिकों के लिए गलत काम करते हुए भी कोई नहीं निकल रहे हैं। एक एक सिंपली एक एक चिट्ठी छोड़ देते हैं, एक मेमोरेंडम दे के छोड़ देते हैं, वो भी ऑनलाइन करते हैं। उस समय भी भारतीय मजदूर संघ ने लड़ाई लड़ता है और ये कल से यानी 24 जुलाई से फिर 31 जुलाई तक देश भर में हम हर ब्लॉक स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। ये भारतीय मजदूर संघ का ये लड़ाकू चरित्र है। ये लड़ाकू चरित्र के चलते ही भारतीय मजदूर संघ आज देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बना है। हम सिर्फ ऐसे ही हमको मान्यता मिला ऐसा नहीं है। और हम दूसरे जो पहले बार रिटर्न के आधार पर देश का दूसरे सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बोला गया था 1985 के ये सदस्यता जांच में हम वास्तव में दूसरे बड़े श्रमिक संगठन बोले। और 1996 के सदस्यता जांच में भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन बना। हम देश का सबसे बड़ा संगठन बनने के बाद ILO में हमारा डेलीगेट जाते हैं, यानी जो देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन होता है, श्रमिक प्रतिनिधि उसका रहता है, बाकी जो श्रमिक संगठन के लोग उसका एडवाइजर रहते हैं और ऐसे जाते हैं। तो ILO में भी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा है और आज ILO में हमारा 4 प्रतिनिधि जाते हैं और ILO में हमारा मान्यता भी है। और हम भी जो बात करते हैं उसको भी आज दुनिया सोचता है, देखता है। तो इस ढंग से भारतीय मजदूर संघ बहुत आगे बढ़ा है। और भारतीय मजदूर संघ सिर्फ इस लाइन पर ही बढ़ा है ऐसा नहीं है, हर इंडस्ट्री में हमारा प्रवेश है। और हम ये जो सिर्फ मजदूरों का लिए रोजी रोटी का ट्रेड यूनियन हम नहीं चलाते हैं। देश में समस्या आता है, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ हम लड़े, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी का हत्या हो गया था। तो जनतंत्र का हत्या के खिलाफ अगर कोई ट्रेड यूनियन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लड़ाई लड़ा तो भारतीय मजदूर संघ था। बाद में देश में ये GATT एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसके बाद WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इस सब के खिलाफ भी अगर भारत किसी एक ट्रेड यूनियन बढ़ चढ़कर लड़ा है और WTO को आज मृतप्राय अवस्था में पहुंचाया है तो ये भारतीय मजदूर संघ ही है। हमारे लड़ाई के चलते आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोमा में पहुंच गया है। और ये जो बैठक, ये जिस बैठक में मुरासुली मरान गए थे, भारतीय मजदूर संघ अपना जोरदार ढंग से रखा और उसी बैठक से ही ये WTO लगभग कोमा में आ गया है, अभी बढ़ता नहीं आगे। भारतीय मजदूर संघ अकेले लड़ा था और लाखों कार्यकर्ताओं ने लड़े और बहुत बड़ा लड़ाई हम लड़े। और हमारा ये जो वैचारिक रथ, वैचारिक प्रवास ये पिछले 65 साल से चल रहा है और ये 66वां प्रतिष्ठा दिवस है हमारा 23 जुलाई का। तो ये 65 साल हमारा जो लंबा संघर्षमय और वैचारिक प्रवास ये बहुत उठा पटक के भीतर चलते रहता है और आगे भी चलते रहेगा। और हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कितने मिनट हो गए? और ये भारत के श्रमिक आंदोलन, आज ये भारतीय मजदूर संघ सिर्फ एक श्रमिक संगठन बन के नहीं रहा है, ये एक बहुत बड़ा मजदूर आंदोलन हो गया है। समाज का हर समस्या के साथ खड़ा रहता है। जब मजदूर, ये जो प्रवासी मजदूर आजकल आते हैं जाते हैं, अलग अलग स्थान पर है, इसके लिए हेल्प डेस्क शुरू करना और इन सारे मजदूरों को मदद करना, ये काम भी आज चल रहा है।
और हमारा ये काम चलते रहेगा। और हम भारतीय मजदूर संघ इस नाते देश के मजदूर आंदोलन को बहुत सारे चीज दिए हैं। हमारा कहना क्या है, शुरू से ही भारतीय मजदूर संघ कहते आया है कि देश में हम किसी भी वार्ता में जाते हैं मजदूरों के लिए, वहाँ मालिक और मजदूर दो ही पक्ष नहीं है, तीसरा पक्ष एक है। वो पक्ष क्या है? वो समाज है। जब तक समाज हमारे बनाए हुए माल को नहीं खरीदता है तब तक ना मालिक के पास पैसा आता है, ना मालिक मजदूरों को कुछ दे सकता है। इसीलिए ये तीसरा पक्ष जो समाज है, ये सबसे मूल्यवान पक्ष है, सबसे कीमती पक्ष है। इस पक्ष को नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए ठेंगड़ी जी बार बार कहा करते थे कि भाई ये कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, इसके लिए एक नया शब्द का भी प्रयोग हम चालू करना चाहिए, वो है नेशनल कमिटमेंट। क्योंकि नेशन है, समाज है, जो हमसे माल खरीदता है वो खरीदना छोड़ देगा तो हमारा इंडस्ट्री चलने वाला नहीं है। इसलिए तीसरा पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करना है। कोई भी आंदोलन होता है, समाज को भी मजदूर अपने पक्ष में लेना चाहिए, समाज को समझा के आंदोलन में समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तब जाके कोई भी मजदूर आंदोलन आगे सफल होगा। इसलिए हमें ये कोशिश भी करना है कि भाई किसी भी वार्ता में दो ही पक्ष मालिक और मजदूर नहीं है, तीसरा पक्ष भी है, वो है समाज। ऐसा एक नया विचार भी देना ये भारतीय मजदूर संघ काम किया है। वैसे ही टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय मजदूर संघ ने क्या कहा है, ये जो टेक्नोलॉजी हम हमारे सरकारें लाते हैं, अलग अलग मालिक भी लाते हैं, मालिक जो प्राइवेट ओनरशिप है वो तो लाते हैं अपने ढंग से, उनको जहाँ फायदा है उतना ही करते हैं, लेकिन सरकार कभी सोचता नहीं। इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में भी सारे इंटरेस्ट ग्रुप को लेके गोल मेज बैठक करके ये टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपयुक्त है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय मजदूर संघ क्या कहता है, कुछ विदेशी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश के लिए उपयुक्त है, उसको जैसे को वैसे लेना। कुछ विदेशी टेक्नोलॉजी है जिसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लेना है, और कुछ विदेशी टेक्नोलॉजी है जिसको रिजेक्ट करना है, जो हमारे देश के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसे सारे चीज टेक्नोलॉजी के बारे में भारतीय मजदूर संघ ऐसे क्लियर कहा है कि सारे विदेशी टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। मैं जब भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री था, अलग अलग स्थान में जाना होता था, किसी एक कोल माइंस एरिया में गया, वहाँ बड़ा बड़ा मशीनरी कहीं पड़ा हुआ था। मैं कार्यकर्ता से पूछा, भाई ये क्या है, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये सारे दिमाग खा रहे हैं इसको। बोले साहब ये हमारे सरकार, हमारे मैनेजमेंट का ये रोल है, इसको भी आप समझिए। मैं बोला क्या है, कैसे? ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, और जापान में क्या है, जापान से वो लाए हैं यहाँ कोयला खोदने के लिए। मैं बोला कैसे खोदाई होगा? न पानी जोर से इस मशीन से मारेंगे तो मिट्टी उखड़ जाएगा, मिट्टी उखड़ने के बाद कोयला निकलेगा, यानी ओपन कास्ट माइंस को ये खोदा जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में ये काम नहीं दिया। और ये काम क्यों नहीं दिया? ये गलत टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के कारण ऐसा होता है। ये करोड़ों रुपया वहाँ, सैकड़ों करोड़ों रुपया वहाँ पड़ा हुआ है, जिसको मैंने देखा, क्योंकि ये जापान का मिट्टी में फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पानी मारने से मिट्टी उखड़ जाता है। लेकिन हमारे कोल माइंस सारे के सारे पहाड़ और जंगल में है, जिसका मिट्टी भी बहुत कठिन है, उस मिट्टी को पानी मार के उखाड़ा नहीं जा सकता है। ओपन कास्ट माइंस को भी खोदना ही पड़ता है, ऊपर से मिट्टी हटाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत सारे मशीनरी लगाना पड़ता है। ये पानी मार के कहीं हिंदुस्तान में किसी भी मिट्टी पर पानी मार के कोयला निकाल लेंगे, ऐसा स्थिति नहीं है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी, वहाँ सारे मशीनरी पड़ा हुआ है। यानी कौन सा मशीनरी, कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे लिए आवश्यक है, उसके बारे में भी गहन अध्ययन करना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स को लेकर अध्ययन करना चाहिए, सबका विचार शामिल करना चाहिए, सारे इंटरेस्ट ग्रुप को भी लेना चाहिए, लेके ही ये सारे करना चाहिए। वैसे ही ओनरशिप के बारे में भी भारतीय मजदूर संघ बोला है। हमारे वामपंथी बंधु बोलते हैं कि दुनिया में दो ही ओनरशिप हो सकता है, या तो स्टेट ओनर हो सकता है या प्राइवेट ओनर हो सकता है। लेकिन हमारा क्या कहना है कि भाई ओनरशिप का भी कई प्रकार हो सकता है। जैसे एक स्टेट ओनर है, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, जिसका सरकार ही मालिक है, वो एक ओनरशिप हो सकता है।
वो बहुत ज़्यादा जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ वो ओनरशिप चल सकता है। दूसरा एक प्राइवेट ओनरशिप, यानी या तो प्राइवेट ओनरशिप यानी पूरा का पूरा कैपिटलिज्म जो आज हमारे सरकार अडॉप्ट कर रहा है वो भी गलत है। ना सारे ओनर स्टेट हो सकता है, ना सारा ओनर पब्लिक हो सके, प्राइवेट मालिक हो जाएंगे, प्राइवेट ओनरशिप होगा। हमारा कहना है कि देश में अलग अलग प्रकार के ओनरशिप भी है, म्यूनसिपलाइजेशन है, ट्रस्टीशिप है, कोऑपरेटिवाइजेशन है, अलग अलग ढंग से ओनरशिप भी हो सकता है। और भारत में ऐसे एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका कोई मालिक नहीं है और वो किसी का मजदूर नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको विश्वकर्मा सेक्टर भारतीय मजदूर संघ कहता है, अंग्रेजी में जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर कहा जाता है। ऐसे करोड़ों मजदूरों की एक संख्या इस देश में है, उनके बारे में कौन सोचता है? इसीलिए सारे मजदूर है, ओनरशिप का भी अलग अलग है। वो जो 4 औजार लेके रास्ते में बैठता है, लोगों का जूता ठीक करता है, वो चमार, वो किसका, उसका मालिक कौन है? वो किसका मजदूर है? वो खुद का मालिक खुद ही है। जो रिक्शा खींचता है वो रिक्शे का मालिक वो है, और रिक्शे के लिए जो पैसा आता है उसका मालिक वो है। यानी ये सारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसको विश्वकर्मा सेक्टर में रखा जाता है, ये सारे भी हमारे ही है। और ये ओनरशिप अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कोऑपरेटिव में भी ओनरशिप हो सकता है। और ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आगे चलाने के लिए देश में ये जो पब्लिक सेक्टर है, कभी एक बड़े कार्यकर्ता अपने संगठन का और 2-4 लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे थे। ये विचार आज एक्सेप्टेड है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, भारतीय मजदूर संघ का ये विचार है ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक विचार हो सकता है कि आज देश में जो पब्लिक सेक्टर से चल रहा है, जिसका मालिकाना सत्व कभी पूरा का पूरा भारत सरकार का था, आजकल लगभग कहीं 24%, कहीं 49% सेल करके 51% या 76% का मालिक बन के भारत सरकार बैठा है। इसमें भी कुछ बंधुओं का विचार है और इसके ऊपर भी भारत सरकार विचार कर सकता है, क्योंकि नया नया विचार देना ये भी भारतीय मजदूर संघ का काम है। कुछ बड़े विद्वान लोगों के साथ और कुछ भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कभी चर्चा चल रहा था, तो ये एक विचार आया कि भाई किसी भी इंडस्ट्री में एक बड़ा शेयर भारत सरकार रख सकता है और मालिक वही रख सकता है, यानी 24, 25, 30% तक शेयर, उससे ज्यादा कोई नहीं खरीद सकता है। ये कानून भी बनाना चाहिए पब्लिक सेक्टर का। अगर आप पब्लिक में या अलग अलग प्राइवेट मालिकों में शेयर बेचना ही चाहते हो तो छोटा छोटा शेयर 3%, 5%, 10%, 10 से ज्यादा नहीं बेचना। और कोई बहुत सारे माल शेयर बाजार से खरीद के भी इकट्ठा नहीं कर सकता। ऐसा कानून बना के अलग अलग लोगों के और मजदूरों के बीच में भी एक बड़ा शेयर बेच के ये पब्लिक सेक्टर में 25-30% तक शेयर रख के भारत सरकार मालिक रह सकता है और एक 70% शेयर भी अलग अलग स्थान पर बेचा जा सकता है। ये आज का मांग नहीं है, ये आज हम नहीं कह रहे। सरकार को अगर पैसा ही चाहिए, सरकार अगर पैसा ही चाहता है और ये सारे पब्लिक सेक्टर को बेच के पैसा इकट्ठा करना जो चाहता है, ये गलत सोच है। और ये सारे जो बाकी लोगों में शेयर बेचेगा वो भी कोई इकट्ठा करेंगे ऐसा नहीं है, इकट्ठा कर नहीं सकते। ऐसा कानून बना के 30% शेयर रख के भी भारत सरकार पब्लिक सेक्टर का मालिक रह सकता है और सारे सरकारी तंत्र इस हिसाब से चल सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग लोग बैठ सकते हैं, वैसे ही भारत सरकार का 30%, हर 10% में एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा के एक 10 लोगों का, यानी उसमें 3 लोग आपका भी होंगे, तो इस ढंग से भी एक इंडस्ट्री चलाने का प्रक्रिया भी चालू हो सकता है। कोऑपरेटिव मेथड हमारे देश में कई प्रदेशों में बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। इसी प्रकार जैसे टेक्नोलॉजी, वैसे ही ये ओनरशिप के बारे में भी भारतीय मजदूर संघ का एक खुला विचार है। इस विचार को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये सारे नेशनलाइजेशन यानी नथिंग बट गवर्नमेंटलाइजेशन हम बोलते हैं, सरकारीकरण, ये सरकारीकरण, इसमें सरकार सारे इंडस्ट्री के ऊपर हावी होकर उसको लॉस में भी चलाता है। पिछले 1991 के बाद नरसिम्हा राव जी फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रवेश करने के बाद ये सारे इंडस्ट्रीज से ये बजटरी सपोर्ट भी बंद हो गया है। आज ये सारे पब्लिक सेक्टर अपने दम पर चल रहे हैं, ये आज अच्छे माल दे रहे हैं,
सारे डिविडेंड्स दे रहे हैं, हर साल हजारों करोड़ रुपया देते हैं। दूध देने वाले गाय को कोई बुद्धिमान प्राणी बेचता नहीं, लेकिन हमारे सरकार जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है उसी को ही बेचने के लिए निकालता है। इसका भी भारतीय मजदूर संघ ये 23 जुलाई का प्रतिष्ठा दिवस पर इसका पुरजोर विरोध भी करता है, और ये विरोध कल से ही शुरू होगा। और देश भर में ये सारे पब्लिक सेक्टर, सरकारी स्तर, अभी रेल को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अरे संपत्ति देश का है, उसका तो वैल्यूएशन ठीक ठाक करो, उसको ठीक ढंग से चलाओ। चला नहीं पाते हो तो कैसे अच्छे ढंग से चलेगा, उसका गोल मेज बैठक करो, सारे इंटरेस्ट ग्रुप को लेके बैठक बिठा के सोचो। अभी जब देश संकट में है और कोई रास्ता में निकलने के लिए आप कानूनन बंद करके रखे हो लॉकडाउन शटडाउन के नाम पर, और उस समय सारे लेबर लॉ को बातिल करना, सारे इंडस्ट्री को बेचने के लिए निकालना, ये कौन सा बुद्धिमानी है। और दूध देने वाला गाय को कोई बेचता नहीं। इसलिए भारत सरकार से हमारा निवेदन है, ये 23 जुलाई ये 66वां अपना जो प्रतिष्ठा दिवस है, आज के यहाँ निवेदन है कि सरकार गलत काम ना करे। अर्थनीति के बारे में भी ये सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप जो है इनको लेके सोचना चाहिए। और मैं ये सारे विषय, अलग अलग विषय, ये राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल पार्टी, ये ओनरशिप, ये इंडस्ट्रियल, ये टेक्नोलॉजी, सबके बारे में आज 23 जुलाई का इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के सामने विषय रखा हूँ। ये सोचने का विषय है। और आज हम देश में सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गए हैं, और लड़ाई लड़ते हैं तो कोई हमारे सामने टिक नहीं पाता है। पिछले दिनों जितने सारे लड़ाई हम WTO के खिलाफ लड़े, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो बड़े लड़ाई लड़े। हमारे महिलाओं ने भी, आज आंगनबाड़ी का कार्यक्रम इतना जोर से चल रहा है, हमारा महिला संगठन 1990 से शुरू हुआ है, और देश में आज सबसे ज्यादा महिला सदस्य अगर कहीं है, महिला सदस्य अगर कहीं है तो भारतीय मजदूर संघ में है। बीडी में, आंगनबाड़ी में, आशा कर्मी और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में काम करने वाले सारे महिलाओं को लेके भारतीय मजदूर संघ का महिला विंग भी चल रहा है। और ये सारे संगठन असंगठित क्षेत्र में चल रहा है, पब्लिक सेक्टर में चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर वहाँ भी चल रहा है, स्कीम वर्कर्स में भी चल रहा है। आज देश का ये 39 बड़े बड़े फेडरेशन हम चलाते हैं, सभी प्रदेशों में चल रहा है। तो देश भर में हर गांव तक पहुंचना, हर पंचायत तक पहुंचना, ये भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य है। अब हम जिला स्तर तक पहुंच चुके हैं, लगभग सभी जिलों में हम पहुंच गए हैं। जहां लगभग 550 जिलों में हमारा कमेटी है, बाकी जिलों में कमेटी बन जाएगा, लेकिन जिला में हमारा उपस्थिति है। अलग अलग फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन के नाम से हमारा उपस्थिति है। और आगे चल के इसको ब्लॉक और पंचायत स्तर तक ले जाना, गांव तक ले जाना, हर गांव में भारतीय मजदूर संघ का भगवा झंडा लहराएगा। इस प्रकार विचार लेके भारतीय मजदूर संघ पिछले 65 साल से काम कर रहा है। और ये सारे जो लाइफ भारतीय मजदूर संघ का जो वैचारिक प्रवास है, ये जो जीवन का प्रवाह है, ये संघर्षमय जीवन जो है, ये 65 साल का, इसको अगर 3 हिस्से में हम देखेंगे तो पहले 20 साल ये उपेक्षा में रहा, दूसरे 20 साल हम संघर्ष में रहे, तीसरे 20 साल हमको स्वागत करने लगे। एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल कैंपेन कमेटी, एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ। भारतीय मजदूर संघ एक प्रमुख हिस्सेदार इस नाते एनसीसी में भारत सरकार के हर गलत फॉर्मूला के, भूतलिंगम कमेटी का विरोध करने के लिए एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ। और आगे चल के 9 साल तक सरकार का हर गलत काम का विरोध करते रहे, और ये विरोध भी जबरदस्त असरदार रहा। लेकिन 9 साल बाद ये एनसीसी टूट गया, और भारतीय मजदूर संघ ने भी सोचा कि भाई आगे चल के हम अपना लड़ाई अकेले लड़ेंगे, लेकिन फेडरेशन वाइज, इंडस्ट्री वाइज अगर दूसरे संगठनों के साथ, भारतीय मजदूर संघ के फेडरेशन और इंडस्ट्रियल यूनियन अगर दूसरे संगठनों के साथ मिलकर लड़ेंगे तो स्वागत योग्य है। अभी कोयला में भी कुछ दिन पहले अभी 3 दिन का जबरदस्त स्ट्राइक हुआ। देश में स्ट्राइक करना, आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन में भी गुणात्मक विचार, गुणात्मक विकास। पहले 50, 60, 70 के दशक में जब आंदोलन होता था, तोड़ फोड़ बहुत होता था, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का असरदार प्रवेश के बाद आंदोलन आज ये वायलेंट नहीं है, ये
गुणात्मक है, कोई तोड़फोड़ यहाँ होता नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ये एक जन आंदोलन इस नाते भारतीय समाज जीवन में सिर्फ मजदूरों को ही प्रभावित नहीं करता है, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। और जनता में भारतीय मजदूर संघ का एक जबरदस्त छाप भी है कि भाई हम देश का संपत्ति नष्ट नहीं करते हैं, देश का संपत्ति को बढ़ाते हैं। देश आगे बढ़ता है तो मजदूर आगे बढ़ता है। देश, मजदूर और कारखाना ये बराबर चलते हैं, इसलिए इनको बराबर ही चलाते रहना है। मालिक, मजदूर और समाज ये बराबर चलते हैं, कोई किससे भिन्न नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। इस पूरक विचार से अगर भारत तो चलेगा तो भारत का विकास होगा। लेकिन मजदूरों का शोषण करने से, मजदूर कानून को बातिल करने से, लेबर लॉ को सस्पेंड करके और मजदूरों के ऊपर जबरदस्त ऑपरेशन करके, अत्याचार करके कोई देश विकसित नहीं हो सकता है और भारत भी विकास के पथ पर नहीं जा सकता है। ये देश के करोड़ों मजदूर जिनको आज काम किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, कोई संगठित क्षेत्र में है, कोई असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन इस प्रकार स्थिति में भारतीय मजदूर संघ अपना लड़ाई जारी रखा है। और ये सारे लोगों का भला होगा तो ही देश का विकास होगा। देश का विकास 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख पूंजीपति बन जाएंगे तो भारत का विकास नहीं होने वाला है। ये जो करोड़ों मजदूर, भारत सरकार के हिसाब से ही भारत में लगभग 48 करोड़ मजदूर है। 48 करोड़ मजदूर है तो इतना बड़ा संख्या ये अगर भूखा रहेगा तो ये देश में शांति आएगा नहीं और विकास होगा नहीं। इसलिए ये भूखा मजदूर का पेट भरना, और ये पेट भरेगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तब जाके पूरा देश के सारे लोग खुशहाल रहेंगे। तो इस प्रकार एक उदात्त विचार को लेके ये भारतीय मजदूर संघ 65 साल से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। और भारत के मजदूर ही नहीं, पूरा भारतीय समाज का विकास में इसका एक जबरदस्त सहयोग रहेगा। और हम भारतीय मजदूर संघ इस नाते देश के एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट में काम करते हैं। रणनीतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र ये श्रमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम काम करते हैं। इस क्षेत्र का महत्व, कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल मजदूर संगठनों का कोई वजूद ही नहीं है, कोई वजन नहीं है, इनका पूरा कोई तवज्जो नहीं देते हैं, इनका सब समाप्त हो चुका है। लेकिन हमारा कहना है कि भाई मजदूर संगठन हर समय इसका वजूद रहता है और ये आगे चल के भी रहेगा। मजदूर जब तक दुनिया है तब तक मजदूर रहेगा, क्योंकि बिना काम का कोई दुनिया चल नहीं सकता है। जब काम होगा तो उसमें मजदूर ही काम करेंगे, और मजदूर जितने दिन तक काम करने हैं तब तक ही दुनिया चलते रहेगा। इसीलिए मजदूर आंदोलन भी चलते रहेगा, और मजदूर आंदोलन को सशक्त बनाना ये भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।